नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कल पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। हम लोगों ने जाना कि ऑप्टिक्स क्या होता है। हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इनका थोड़ा थोड़ा हमने देखा, वर्णन किया थोड़ा थोड़ा। और हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई कैसे देती है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसका थोड़ा सा समरी मैं आपको इधर बता देता हूँ, फिर अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये कोई प्रकाश का स्रोत है। मान लीजिए सूर्य प्रकाश का स्रोत है जिससे किरण आ रही है ऐसे। यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर ये किरण गिरती है, आपतित होती है किसी वस्तु की सतह पर, तो तीन घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला परावर्तन, दूसरा ऐसा होता है कि वस्तु के द्वारा प्रकाश की किरण का अवशोषण कर लिया जाता है, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। तो दूसरा हो गया यहाँ पर अवशोषण, दूसरा हो गया अवशोषण, और या फिर प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है। इस तीसरे को बोला हम लोगों ने अपवर्तन। तो तीन घटनाएं देखने को मिलती हैं। आज हम लोग पहली घटना परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी जल्दी से निकालें पेन कॉपी और सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग परावर्तन। परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब परावर्तन होता क्या है, देखिए परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलती है, जैसे समझो इसमें चित्र के अनुसार समझो, चित्र कैसा है, एक रे डायग्राम बना के समझाते हैं, किरण चित्र। मान लो कि ये कोई सतह थी, हम लोगों ने सतह को नीचे से क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, जिससे कि कोई किरण इस पर गिरे तो आर पार ना हो। मतलब हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, परावर्तक बना रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ में। मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण है, ये ऐसे आई, जिस बिंदु पर आती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो ऐसे इस पॉइंट पर आपतित हुई। अब जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस पॉइंट पर इस तल के लंबवत, माना कि ये एम डैश कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत एक अभिलंब बनाते हैं। तो हम लोगों ने इस पृष्ठ के लंबवत एक अभिलंब बनाया, जिसका नाम दिया, ये अभिलंब बनाया, एन नाम दिया। ये क्या है बेटा, ये अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। अब ये किरण यहाँ पर आई, इस पृष्ठ पर टकराई, माना इस पॉइंट का नाम है, इस बिंदु का नाम है O। इस पॉइंट पर आई, इस बिंदु पर आपतित हुई और टकराने के बाद में वापस लौट गई, कुछ इस तरह से। तो माना कि माध्यम एक है, ये क्या है, माध्यम एक है, और ये परावर्तक जो पृष्ठ है, ये इसको थोड़ा सा मैं गहरा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ठीक से समझ में आए। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन मान के चलना है आपको, चाहे से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा कि सेम नहीं है, लेकिन प्लेन है ये एकदम, है ना। चलो इसको और थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। देखो, इस बिंदु को है जिस पर किरण आपतित होती है, उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। ये बेटा जो डैश 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 जो किया हुआ है, ये हम लोगों ने क्या की है बेटा, पॉलिश की है। क्यों की है, परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए। इसके ऊपर का भाग जो है वो परावर्तक है। पॉलिश किसकी करते हैं, सिल्वर की कर देते हैं, Ag। ये जो भाग है इसके ऊपर का, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। और यही क्या है, एक तरह से ये मीडियम सेकंड का वर्क करेगा।
मीडियम 2। ठीक है, जो किरण आती है प्रकाश की, इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। टकराने के बाद में जो किरण जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको आई, और इस कोण का नाम होता है बेटा आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं कोण आर, और इसका नाम होता है परावर्तन कोण। अब समझो पूरी घटना को क्या है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या कह रहा हूं मैं, यहां से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होकर आती है एवं दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। बेटा ये पूरा ऊपर का, ये दर्पण से ऊपर, दर्पण मान के चलो इसको भी, या परावर्तक पृष्ठ मान के चलो, तो इससे ऊपर का जो भी माध्यम है वो एक पहला माध्यम मान रहे हैं, और जो ये पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को पृथक करने वाला जो तल है वो ये सतह है एम डैश, तो ये माध्यम 2 है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आई है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे कैसे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से गमन करती हुई किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आई है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन ऐसे हुई। दूसरी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो आप? दूसरी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, देखिए दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, तो आप समझ सकते हो पूरा। अब देखिए आगे हम एक चीज़ समझते हैं कि जो परावर्तन है, मैं क्या कह रहा हूँ, परावर्तन जो है, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला रेगुलर
और दूसरा इर्रेगुलर। मतलब रेगुलर से मतलब क्या होता है, नियमित, और ये कौन सा होता है, विसरित। विसरित बोल दो, अनियमित बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एक तो होता है नियमित और एक होता है अनियमित। इसको आगे करते हैं, अपने पास जगह नहीं है अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद में फिर नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। देखिए, तो नियमित परावर्तन यानी रेगुलर होने वाला है ना, इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमको क्या है कि क्लियरिटी बन जाती है। कभी कभी हिंदी के वर्डिंग से क्लियरिटी बनती है और कभी कभी इंग्लिश से बनती है ना। तो दोनों में ही आपको ध्यान रहना ज़रूरी है। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, बाई लैंग्वेज पेपर होता है। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा होता है अनियमित। अनियमित को हमने और क्या लिखा था, विसरित, है ना, दोनों चीज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर की जगह कई बार डिफ्यूज्ड भी बोल देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, सर आपने तो इर्रेगुलर बताया था। अरे जो रेगुलर ना हो वो इर्रेगुलर होगा, ठीक है। नियमित परावर्तन क्या होता है, देखो नियमित परावर्तन के लिए हम क्या कहते हैं कि जब परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है तो ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे समझो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, मान लो नाम फिर से दे देता हूं एम डैश। मान लो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऐसे ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई इस पृष्ठ पर। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये क्या होंगी, ये लो, टकराने के बाद में क्या हुई, ये लो ऐसे चले गई, ये ऐसे गमन गए। जब आप लोगों ने देखा नंबर 1 2 3 4 किरणें आई और 4 किरणें एक पैटर्न के हिसाब से ही 1 2 3 4 किरणें अपने जैसे आई। मतलब देखो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात तो ये देखी, दूसरी बात क्या देखोगे आप इसके अंदर कि समांतर आने वाली किरणें, समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद समांतर ही परावर्तित होती है। घटना बता रहा हूँ क्या हो रहा है, नियमित परावर्तन के अंदर कैसा देखा जाता है, क्या होता है, ये देखो, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ समझो आप लोग, इस गोले के अंदर चलो छोड़ो, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि जो नियमित परावर्तन होता है उसकी शर्त क्या होती है, नियमित परावर्तन कब होगा। नियमित परावर्तन की शर्त सिर्फ एक ही है कि आपका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बेटा वो पृष्ठ होता है जो परावर्तन करवाता है। चिकना मतलब स्मूथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, स्मूथ होना चाहिए। पहली शर्त है नियमित परावर्तन सिर्फ तभी होगा जब परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, स्मूथ होगा, ठीक है, चिकना होगा। देखो नियमित परावर्तन के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड पैटर्न फॉलो
होता है। ये वाली भी बात भी ध्यान रखनी है आपको। क्या, देखो समांतर किरणें आ रही हैं तो परावर्तन कैसा हो रहा है, बिल्कुल समांतर तौर पर, टकराने के बाद समांतर ही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, मतलब जिस पैटर्न में आ रही हैं उसी पैटर्न में इनका परावर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम लोग अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन की बात करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर कोई भी फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनियमित परावर्तन होने की भी, जिस तरह से नियमित परावर्तन होने की कंडीशन क्या है कि आपका जो परावर्तक पृष्ठ है वो चिकना होना चाहिए, वैसे ही विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन होने की कंडीशन होती है कि आपका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। तो जब परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। देखो समझो कैसे, खुरदरा पृष्ठ कैसे, कुछ इस तरह का पृष्ठ होगा, ऐसे, ये जो पृष्ठ है ये खुरदरा पृष्ठ कहलाएगा। अब इसको नीचे से पॉलिश कर दो, ऐसे ये पॉलिश कर दिया मान लो। अब मान लीजिए कि ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये इसके समांतर दूसरी किरण, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस तरह से किरणें आ रही हैं और पृष्ठ कैसा है आपका, खुरदरा। तो परावर्तन कैसे होगा, माना कि इसका तो होगा कैसे, आपको इस पर स्पर्श रेखा खींच के फिर अभिलंब डालना पड़ेगा, तो वैसे नहीं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझो, माना कि ये इधर चले गई, माना कि ये इस दिशा में चले गई, दूसरी कैसे चले जाएगी, ऐसे, तीसरी मान लो ऐसे चले गई, चौथी कैसे चले गई, ऐसे। अब देखो, नियमित परावर्तन के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन अनियमित परावर्तन के अंदर कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो यहाँ लिख सकते हो आप, कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता है। अनियमित परावर्तन के अंतर्गत कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होता है। और जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये कैसा होता है बेटा, ये खुरदरा होता है। ये आपका एम डैश जो परावर्तक पृष्ठ है, ये कैसा है, खुरदरा है। कैसा है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, खुरदरा पृष्ठ होता है। कंडीशन यही होती है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें लिख सकते हैं कि समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद में समांतर नहीं रहती हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद समांतर नहीं होती, विसरित हो जाती हैं। विसरित मतलब फैल जाती हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये अंतर होता है, ये बेसिक अंतर होता है, ये बेसिक डिफरेंस है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में। ये ध्यान रखना, विसरित परावर्तन की वजह से ही आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, जबकि आपको खुद का प्रतिबिंब देखना है। आपको खुद का प्रतिबिंब देखना है तो आपको कैसा पृष्ठ चाहिएगा, चिकना पृष्ठ चाहिएगा। और स्मूथ सरफेसेस के लिए लिख लो इधर चाहे से कि प्रतिबिंब निर्माण हेतु चिकने पृष्ठ काम में लिए जाते हैं। अगर खुद का प्रतिबिंब देखना है स्वयं का, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, दर्पण। क्या होता है, दर्पण, जिसमें भी हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं, समतल दर्पण। घर पर जो यूज किया जाता है दर्पण वो कौन सा होता है, समतल दर्पण में ही हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। गोलीय दर्पण में भी दिखता है, लेकिन हम काम कौन सा लेते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण हेतु चिकने पृष्ठ काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब चिकना पृष्ठ, आप सोचो कि ये बोर्ड सर कितना चिकना है, तो इससे भी ज़्यादा चिकना होना चाहिए। देखो आप इस पर हाथ लगाओगे तो आपको एहसास होगा कि ये चिकना नहीं है जितना दर्पण चिकना होता है ना, इसमें भी खुरदरापन है। आई बात समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, जल्दी से मिट जाए तो हम परावर्तन के नियम तक पहुंच जाएंगे। तो परावर्तन का नियम क्या होता है? सिंपल सा, जो छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं वही नियम है। ऐसा थोड़ी 12th क्लास में आके बदल जाएगा है। तो देखिए परावर्तन का नियम, हेडिंग डाल लीजिए, परावर्तन के नियम। कितने नियम है? 2 नियम है, सिंपल सिंपल से। क्या है देखो, वापस से डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम। ये आपका मान लीजिए ये समतल दर्पण है M डैश। यहाँ कोई किरण आई, ये आपतित हुई किरण, जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक अभिलंब बनाओगे, ये आपने अभिलंब बनाया जो M डैश के क्या है, लंबवत है। अब क्या होगी, ये किरण उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी। ठीक है, ये लौट गई। ये अभिलंब, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। आई से कर दिया, आपतित किरण को I लिख दिया, परावर्तित किरण को R लिख दिया। ये जो कोण है आपतन कोण I और ये है परावर्तन कोण R। ठीक है, इधर और लिख देता हूँ। I का मतलब क्या है, आपतित किरण, और इसका मतलब क्या है, परावर्तित किरण। R का मतलब है परावर्तन कोण। देखो बार बार डायग्राम इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको याद हो जाए, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसमें कोई गलती भी नहीं करनी चाहिए। ये है आपका परावर्तक पृष्ठ और ये है आपका आपतन बिंदु। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है, देखो नियम लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, नियम। ये नियम है, इसमें कोई क्यों है सर, ऐसा क्यों है, ये इसका कुछ नहीं है। ये अगले चैप्टर में आपको सिद्ध करके बताया जाएगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर। यहाँ पर कोई भी सिद्धिकरण नहीं है, लॉ है, लॉ को मान के चलना है, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कोण I बराबर कोण R। ये पहला नियम है, मतलब आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। और जो ये नियम है बेटा, ये हमेशा वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। जब भी आपका परावर्तन होगा, जब भी आपका परावर्तन होगा, चाहे से वो समतल पृष्ठ पर हो या गोलीय पृष्ठ पर हो, ये हमेशा वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि गोलीय पृष्ठ के लिए परावर्तन के जो नियम है वो बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। आपतन कोण I बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण R। मतलब आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ में बनाया गया कोण बराबर होता है परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ में बनाए गए कोण के। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही
तल में उपस्थित होते हैं। ये दूसरा नियम है। मैंने क्या कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब तल कौन सा है बेटा, हम यहाँ पर एम डैश तल की बात नहीं कर रहे हैं, एम डैश तल की बात नहीं कर रहे हैं। ये कौन से तल में उपस्थित होते हैं, ये एम डैश के लंबवत तल में उपस्थित होते हैं, जो कि काल्पनिक होता है, एक तरह से दिखाई नहीं देता है। अभी दिखाई देने के तौर पर क्या मानते हैं कि जो ये बोर्ड वाला तल है उस तल में उपस्थित है, ना कि इस वाले तल में जो ये दर्पण की तरह बना हुआ है, जो प्लेन है एम डैश, इस तल में उपस्थित नहीं होते हैं। कौन से तल में उपस्थित होते हैं, इस वाले तल में उपस्थित रहेंगे, बोर्ड वाले में। जैसे समझने के लिए मानो कि अगर हम पहला नियम ही पढ़ते, मान लो पहले नियम को ही पढ़ते तो ये नियम गलत हो जाता। कैसे कि मानो कि ये है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और यहाँ पर अभिलंब, तो दोनों के बीच का कोण क्या है, बराबर है। अगर मान लो कि ये इधर हो जाए और अभिलंब इधर हो जाए तो भी तो बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे होने की जगह ऐसे भी तो हो सकती है दूसरी किरण, है ना, तो ये बाहर निकल जाएगी, ये एक तल में उपस्थित नहीं होंगे, फिर अलग अलग तल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि तल कौन सा होता है, जिस तल में ये बनाए गए हैं। अभी समझने के लिए सोचो कि जिस तल में हमने ये ड्रॉ किया है ना, उस वाले तल की बात होती है, ना कि इस वाले तल की बात हो रही है। समझ रहे हो, ये एम डैश तल की बात नहीं है, जिस तल में, कौन से तल में बनाए गए, ये व्हाइट बोर्ड वाले तल में बनाए गए हैं। तो व्हाइट बोर्ड वाले तल में ये तीनों उपस्थित होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब आपतन बिंदु पर ऊपर एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये दो नियम होते हैं। समझ में आई बेटा, समझ में आई बात? जल्दी से कॉपी करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कोण आई बराबर कोण आर जो है वो हमेशा वैलिड होता है, किसी भी तरह का परावर्तन हो जाए वैलिड होगा हमेशा। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पहले इसको मिटा दें, इस पर फिर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। देखिए थोड़ा समझो इधर। अब हम लोगों ने ऐसे कहा, हम लोगों ने क्या कहा कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो एक बात बताओ कि अगर हम बात करें कि क्या क्या हो सकता है, देखिए हो ऐसे सकता है कि अगर आपके पास में कोई गोलीय सतह दे दे, गोल नहीं बना, मान लो गोल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, यहाँ कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है और इधर से ऐसे पॉलिश की हुई है, ठीक है, ये क्या है, ये पॉलिश की हुई है, ठीक है। अब इसका परावर्तन कैसे करोगे, तो ध्यान रखना गोलीय सतह से जब भी परावर्तन की बात आती है तो देखो हम क्या करते हैं कि ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर आपतित हुई इस बिंदु पर, तो आपतन बिंदु पर क्या करते हैं हम, अभिलंब का निर्माण करते हैं, अभिलंब बनाते हैं, क्योंकि अभिलंब के साथ में जो कोण बन रहा है आपतित किरण का, उतने ही कोण पर परावर्तित किरण क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो गोलीय सतहों पर जब परावर्तन देखते हैं तो गोलीय सतहों के लिए अभिलंब हमेशा उस गोले के केंद्र से गुजरता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, अहम मुद्दा है ये। तो ये मान लो थीटा, तो थीटा यहाँ से ऐसे बन जाएगा ये, तो ये इसके लिए हेडिंग क्या डालोगे आप, गोलीय सतह से परावर्तन। एक बात तो ये ध्यान रखो। दूसरा क्या है, अगर ऐसे कहें कि ये समतल दर्पण है, अगर कोई किरण इस दर्पण के या इस पृष्ठ के लंबवत आपतित हो जाए ऐसे इस बिंदु पर, और अभिलंब भी क्या होता है इस तल के लंबवत, तो इस पर ही क्या बनेगा, ऐसे अभिलंब बनेगा। तो अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है किरण, तो परावर्तित कोण किरण भी उतना ही कोण बनाएगी अभिलंब के साथ में। अभी देखो अभिलंब के साथ में कोण आई कितना है इसका, 0 डिग्री, क्योंकि अभिलंब के अनुदिश आई है। क्या कह रहा हूं मैं, अभिलंब के अनुदिश आपतित
किरण, अगर कोई किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित हो तो परावर्तन कैसे होगा, तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी जिस मार्ग से आई है। तो अगर I बराबर 0 है तो R बराबर भी क्या होगा, मतलब कोण I बराबर कोण R बराबर क्या होगा 0 डिग्री। ये वाला केस ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट केस है जो आपको आगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हेतु काम में आने वाला है। अगर कोई भी किरण अभिलंब के अनुदिश आती है, कोई किरण अभिलंब के अनुदिश आती है तो वो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है और दोनों कोणों का मान कितना होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये कॉपी कीजिए, कॉपी कर लो ये चीज। ठीक है, हो गया, हो गया क्या, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, देखो अब कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लो कि आपके पास में, हम लोग न्यूमेरिकल किस पे करेंगे, कोण I बराबर R से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक उससे रिलेट करते हुए आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आपको क्या है, समझ में आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उस हिसाब से आप कर लोगे काम सारा। मान लो कि आपको एक क्या दे दिया, वृत्ताकार पृष्ठ दे दिया कुछ ऐसे, और कह दिया कि वृत्त जो है उसका जो समीकरण दे दिया, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, x² प्लस y² बराबर r²। ये वृत्त का समीकरण दे रखा है। हम क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, वृत्त का समीकरण दे दिया x² प्लस y² बराबर r²। मैथ वालों को समझ में आ जाएगा, बायो वालों का हम समझ जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण से ये पता चलता है कि ये जो वृत्त है वो उसका केंद्र, वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या होगी r। समझा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है r। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो समीकरण है वृत्त का, अब कोई प्रकाश की किरण चित्रानुसार क्षैतिज इस तरह से आपतित होती है इस बिंदु पर। मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, O है, ये बिंदु क्या है बेटा, O बिंदु है, और इसके निर्देशांक हैं x, y। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x, y हैं। ये क्षैतिज आपतित किरण इस बिंदु पर आपतित होने के बाद में यहाँ पर पॉलिश की गई है, ये भी ध्यान रखना, ये इधर से पूरे पर इतने पर पॉलिश की हुई है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। तो टकराने के बाद में ये किरण क्या हो जाती है, ये ऊर्ध्वाधर परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊर्ध्वाधर परावर्तित हो जाती है। या ऐसे कहें, ऊर्ध्वाधर परावर्तित होने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित हो जाती है। सही से नहीं बन रहा है, इसको फिर से बना देते हैं। देखिए अब ठीक है, इस तरह से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि x, y कितना होगा, x, y निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक निकालने हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कीजिए। हाँ जी, 1 2 3 हो गया। चलिए देखिए करते हैं, समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मान लीजिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये किरण ऐसे आई और इस तरह से चले गई, ये लो 90 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर चले गई। ये कितना कोण है बेटा, 90 डिग्री। सामान्य सी बात है कि जब हम यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे तो यहाँ पर पहले एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस बिंदु पर अभिलंब इसका कहाँ से जाएगा, इसके केंद्र से जाएगा। ये अभिलंब होगा कि नहीं होगा,
ये अभिलंब होगा। अगर ये अभिलंब होगा और ये 90 डिग्री का कोण है तो ये 45 का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये वाली जो दूरी और ये वाला, ये जो बिंदु है x पर इधर चलो माइनस में और y पर प्लस में ऊपर चलो, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? अगर ये 45 है तो क्या ये भी 45 होगा? ये 90 होगा, ठीक है, ये 45 होगा, सिंपल सी बात। ये कितना होगा? ये वाला निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, ये टोटल कितना होगा r, यहाँ से यहाँ तक परिधि तक की दूरी कितनी होगी r, तो r से क्या हो जाएगा r cos 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा r/√2। और ये क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी r sin 45 डिग्री में r/√2। तो क्या आ जाएंगे r/√2, r/√2 ये निर्देशांक आ जाएंगे। लेकिन ये मूल बिंदु है और इधर की तरफ -x होगा, तो यहाँ आ जाएगा -r/√2 और r/√2। ये किसके निर्देशांक होंगे बेटा? x, y होंगे, जो भी कौन सा बिंदु है, बिंदु O के निर्देशांक। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्या किया था मैंने, क्या कहा कि मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार पृष्ठ है जिसका समीकरण दे रखा है आपको ये x² + y² = r, इसको अंदर से पॉलिश किया हुआ है और कोई क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टली कोई किरण आती है और टकराने के बाद में वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब ऊर्ध्वाधर तौर पर क्या हो जाती है, ऊर्ध्वाधर परावर्तित हो जाती है। तो आपतन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? किसके निर्देशांक पूछे मैंने? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे? मान लेते हैं कि उसके निर्देशांक x, y है और हमने निकाल लिए साधारण तौर पर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अब ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकते हो आप, ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। थोड़ा सा और क्या दिमाग लगा देगा वो बनाने में, इसी तरह से दे देगा क्वेश्चन, बिल्कुल ये का यही है। अब किरण के लिए क्या बोल देगा कि मान लो ये कोई गोला है, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त दे दिया आपको, यही पहले वाला ही, ठीक है, वही मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई किरण आई थी और ये विचलित हो गई, ये अपने पथ से विचलित हो गई, कितना? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री विचलित होने का मतलब ये है भाई, इसका पथ जाती कैसे? अगर ये गोला नहीं होता तो ऐसे जाती, तो यहाँ से कितना कोण बना दिया इसने? 120 डिग्री का कोण बना दिया। अब पूछ रहा है कि ये जो आपतन बिंदु है, ये जो आपतन बिंदु O है, जिसके मान लेते हैं कि निर्देशांक x, y है, तो x, y का वैल्यू क्या होगा? तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जब ये r है तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा? r होगा। ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? इसको निकाल लेते, r cos, ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ से अभिलंब खींचोगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। देखो इसको सही ढंग से करते हैं, आप समझो इस चीज़ को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हो, सिर्फ मैथ्स है इसके अंदर। क्या है? सिर्फ मैथ्स है। बड़ा चित्र बनाते हैं। देखिए इस तरह से कोई किरण आ रही है और ये किरण जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज किरण आ रही है आपतन बिंदु पर, वो 120 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, यानी कि अपना पथ बदल देती है। डेविएट का मतलब विचलन होना। तो इस अगर ये गोला नहीं होता, ये जो है वृत्त नहीं होता यहाँ पर, और ये पॉलिश नहीं की हुई होती, तो ये किरण कैसे निकल जाती? बिल्कुल सीधी। लेकिन सीधी निकल रही है तो, लेकिन पथ में विचलन कितना हो रहा है? 120 डिग्री। मतलब सीधे और विचलन होगा इस तरह से 120 डिग्री। तो ये विचलन है 120 डिग्री। तो बचा हुआ कोण कितना हो गया? ये 60 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप एक अभिलंब डालोगे, ये आप लोगों ने क्या किया? ये अभिलंब डाल दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? एक अभिलंब डाल दिया। तो ये कितना बना? 30 डिग्री। और ये कितना बना? 30 डिग्री, ठीक है। ये r है, इस बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो आप क्या करोगे? ये और ये वाली ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए और ये y एक्स में डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है।
तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, आर कॉस 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन 30 डिग्री। तो सिंपल सा ओ बिंदु के निर्देशांक यानी आपतन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लिख दो, आपतन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, माइनस का आर कॉस 30 डिग्री कॉमा आर साइन 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास में कितने ही क्वेश्चन बना लो, आप चाहो तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आपका घर से करना, होमवर्क है आपका, कि इस तरह से कोई परवलय दे रखा है और इसको ऐसे यहाँ से पॉलिश कर दिया, परावर्तक पृष्ठ बना दिया है, और इसकी इक्वेशन दे रखी है x बराबर वाई स्क्वायर, और वही क्या है, एक किरण आती है क्षैतिज और टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर हो जाती है। तो ये आपतन बिंदु O, इसके x, y यानी निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको निकालने हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको करना है और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। लेकिन तब तक जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा, इस बिंदु के निर्देशांक निकालेगा, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखा जाएगा, और कमेंट जरूर करना आंसर के लिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो वीडियो का तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो के साथ में, अगले लेक्चर के साथ में, अगले नए टॉपिक के साथ में, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।